हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी कमीशन के साथ, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। दोनों हम आज ट्राई करेंगे कि हम दोनों कमीशन कवर कर लें, बट यस ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे दोनों ही कमीशंस को, हमारी मुदालियर कमीशन एज वेल एज हमारी कोठारी कमीशन एज वेल। बाकी हमने बीच बीच में काफ़ी सारी कुछ कवर भी कर ली थी, एनकेसी वगैरह, बट हाँ जी ये दो अगेन मुदालियर और कोठारी कमीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो हम आज कवर करने का ट्राई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कमीशन के साथ, जो कि है मुदालियर कमीशन। एज यू कैन सी इसका दूसरा नाम क्या है, इसको क्या भी बुलाया जाता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बुलाते हैं। ठीक है, ये हमारे जो थे जिनके अंडर आई थी हमारी मुदालियर कमीशन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये वो हैं यहाँ पे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, अब ये कब से कब तक आई थी? 1952 से 53 के बीच में ये आई थी, जो ये रिकमेंडेशंस आए थे। सो बेसिकली कमीशन क्यों फॉर्म करी जाती है? ठीक है, तो कमीशन हमारे या तो गवर्नमेंट के या जो हमने बॉडीज़ बना रखी हैं या केब जैसी बॉडीज़, वो कहती हैं कि हमें ना कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अब हर रिफॉर्म तो बैठ के केब नहीं कर बना सकती, तो वो क्या कहती है, एक कमेटी अपॉइंट करती है, कमीशन अपॉइंट करती है। ठीक है, अब वो जब एक बारी अपॉइंट कर देते हैं तो वो करते हैं एनालिसिस हर चीज़ का कि हमारा करंट सिस्टम क्या है, उसमें क्या इश्यूज हैं, एंड देन वो रेकमेंडेशंस देती है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब वो रेकमेंडेशंस दे देती है कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर उन रेकमेंडेशंस के बेसिस पे हम आगे आगे हमारे पॉलिसीज आते हैं। ठीक है, जो कि हमारे देश के हित के अंदर होते हैं, जो हमारी एजुकेशन के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कमीशन हम पढ़ने वाले हैं जो वो क्यों है, किस लिए है। ठीक है, तो जो मुदालियर कमीशन है वो किस लिए आई थी? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, माध्यमिक शिक्षा सिस्टम जो था, ये जो माध्यमिक शिक्षा का सिस्टम था हमारे कंट्री में, इंडिया के अंदर, उसको देखने के लिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए आई थी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। इसीलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। यहाँ देखा था ना आपने, क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के लिए ही आई थी स्पेसिफिकली, और इसने बहुत सारे चेंजेस रेकमेंड भी करे थे। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। उन्होंने बोला था कि इसको सेकेंडरी, मैंने बोला जैसे कि अभी से हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। अगेन कब आई थी? 1952 से 53 से लेकर। किसने दी थी? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, इसके चेयर कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। नाउ अगर हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, तो अगेन ये किसके मतलब किसने अपॉइंट करी थी? केब ने अपॉइंट करी थी। केब, अगर आपको याद हो कि ये हमारी एडवाइजरी बॉडी है, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन, तो केब की रिकमेंडेशन पे केब ने बोला कि हमें एक ऐसी कमीशन रिक्वायर्ड है जो कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा के बारे में बता सके। तो उनके कहने पर गवर्नमेंट ने मुदालियर कमीशन को अपॉइंट किया। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इन टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन टू ब्रिंग चेंजेस, किस लिए, क्या उन्होंने संकल्प किया? किसके संकल्प के तहत? कि हम किसके अंदर चेंज लाएंगे? हमारा जो करंट प्रेजेंट जो हमारा है, जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली, हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए आएंगे। ठीक है, और कौन था इसका वाइस चांसलर तब? हमारे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी से थे ये? मद्रास यूनिवर्सिटी। अगर आपको याद हो तो 1952-53 में ना 3-4 हमारी मेजर यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें से मद्रास, कैलकाटा, ये सब वाली। ठीक है, तो जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी ये एक मेजर यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो वहाँ के वाइस चांसलर थे हमारे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा
इंडिया को ना एक एजुकेशन सिस्टम में चेंज चाहिए था, क्योंकि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा के जो स्कूल थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहे थे। जो इंडिपेंडेंस के बाद, हमें 47 में इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद जब ये सब देखो माध्यमिक शिक्षा के स्कूल्स बढ़ने लगे। अगर आपको एनईपी भी याद हो तो उसके अंदर भी उन्होंने बोला था कि सेकेंडरी एजुकेशन को लेके कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, हमें माध्यमिक शिक्षा के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट वाली भी आई थी, तो वो किसके ऊपर बेस होती है? इन कमीशन के ऊपर ही बेस होती है। ये देख लो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक ये टेबल है ये, जो आपको ऑलमोस्ट एक ही उसमें बता रहा है कि इसमें कौन कौन था, क्या क्या था। तो इसका या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऑल्दो आपको ये मिलेगा, आपके पास ये नोट्स होंगे, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इन्हें अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगेन इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये किसने अपॉइंट करी थी? इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा के लिए ही आई थी। फिर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा था किसके रिकमेंडेशन पे? केब के रिकमेंडेशन पे। कब? 23 सितंबर 1952 में, ठीक है, 23 सितंबर 1952 में किया था। इनके सेक्रेटरी कौन थे? ए.एन. बासु। मेंबर सेक्रेटरी थे हमारे ए.एन. बासु, प्रिंसिपल मेंबर सेक्रेटरी, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। इसके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे हमारे डॉक्टर एस.एम. असिस्टेंट दारी, एजुकेशन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अलॉन्ग विद 7 मेंबर्स। ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थे ना, वो उनके साथ साथ जो एस.एम. असिस्टेंट दारी जी थे वो, और 7 मेंबर्स। और ये रिपोर्ट कब आई थी? ये रिपोर्ट उन्होंने 29 अगस्त 1953 में करी थी, जिस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने लगभग 15 चैप्टर डाले थे और 240 से लेकर 250 पेज तक की ये रिपोर्ट उन्होंने बना के दी थी, ठीक है। अब भाई ये एम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि इसको अपॉइंट क्यों किया गया, हमने क्यों किया, उनको नियुक्त क्यों किया, कमीशन को क्यों बनाई है हमने कमीशन, कि भाई आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है हमारी माध्यमिक शिक्षा में, ठीक है। और क्या बोलो कि द एम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि उसका जो सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, उसके अंदर क्या पढ़ाना चाहिए, उसका क्या कंटेंट होना चाहिए हमारे पास में। और ये कह रहा है कि भाई प्राइमरी और हायर एजुकेशन के साथ जो हमारी प्राथमिक और जो उच्च शिक्षा है उसके साथ जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसका क्या रिलेशन है, उसके बेस पे भी उन्हें पूर्ण तरीके से 360 होलिस्टिक रूप से क्या देखना है हमें, सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भाई इन्होंने किस रेफरेंस पे दिया था कि भाई ये प्राइमरी, बेसिक एंड हायर एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है हमारी माध्यमिक शिक्षा से, हमारे एजुकेशन के क्या उद्देश्य हैं, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनके अंदर कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर है इंटर रिलेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स other allied problems so that a sound and reasonably uniform system of secondary education suited to our needs and resources may be provided। वो कह रहे हैं कि ऐसा वो यूनिफॉर्म सिस्टम, यानी कि सबके लिए सेम सिस्टम ले आए सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, जिसके ताकि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री के पास वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके पूरे देश के अंदर। ये इसके मेन उद्देश्य थे। अब इन्होंने रिकमेंडेशंस क्या क्या करी, ठीक है, इन्होंने क्या क्या बोला। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई जो एम क्या क्या थे, ठीक है, उनके जो हमारे जो उद्देश्य क्या थे हमारे मुदालियर कमीशन के, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य था इसका कि भाई आइडियल सिटीजन्स को प्रोड्यूस करना। क्या आइडियल सिटीजन्स को प्रोड्यूस करना? हमारे माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया कि भाई हमें ऐसे नागरिकों का निर्माण करना, आदर्श नागरिकों का, ठीक है। उन्होंने बोला कि कोई भी जो नेशन है ना, उन्होंने क्या रियलाइज किया कि कोई भी जो देश है वो प्रगति नहीं कर सकता। कब तक प्रगति नहीं कर सकता? जब तक लोगों के उसमें एक देशभक्ति की भावना ना हो, सोशल फीलिंग ना हो, ठीक है, सामाजिक भावना ना हो। तो उन्होंने उसके अंदर बोला कि ये एक किसका उद्देश्य है, हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का उद्देश्य है।
तो हमारा नेक्स्ट है, फर्स्ट के बाद हमने पढ़ लिया कि भाई आदर्श नागरिक बनाने के लिए कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो, तो इसीलिए उन्होंने ये एम रखा, ये उद्देश्य रखा कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे तो उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना जगेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ऐसे डेवलप करना उनके अंदर पैसे कमाने की क्षमता को। ठीक है, पैसे कमाने की क्षमता को विकसित करना उनके अंदर। भाई अगर वो जो माध्यमिक शिक्षा है तभी से स्किल्स सीख जाएं, ठीक है, कौशल के ऊपर काम करने लग जाएं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ठीक है हमें अपने लिए कैसे मेंटेन करना है। इसीलिए इसके अंदर ना वोकेशनल स्टडीज की भी बात की गई थी, व्यावसायिक विषयों की, वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात की गई थी। हम सब्जेक्ट्स भी देखने वाले हैं अभी कि कौन कौन से आएंगे इसके अंदर। इन्होंने क्या बोला कि जब भाई जो डेवलपिंग है जो कैपेसिटी वोकेशनल स्टडीज की, इसको आप करिकुलम पाठ्यक्रम में ही डालो, करिकुलम का पार्ट बना दो। ठीक है, ये इसका एक उद्देश्य रखा उसने, किसका, सेकेंडरी एजुकेशन का। फिर उसने बोला क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, भाई जो हमारे छात्र हैं उनके अंदर जो नेतृत्व, हमारी लीडरशिप की गुणवत्ता है ना, वो डेवलप होगी। ठीक है, कैसे, अब हम उन्हें समझा रहे हैं, उनको व्यावसायिक जो विषय हैं उनके बारे में भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में, देश के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। तो आगे क्योंकि 47 का टाइम है ना, तब हमारे एमर्जिंग थे लीडर्स, अगर आपको याद हो, तो ये लीडर्स जो थे उनको अच्छा लीडर्स बनाना आगे जाके वो भी उनको इम्पोर्टेंट लग रहा था तब के टाइम पे। और भाई हमारा ह्यूमन वैल्यूज, मानव गुणों का जो ह्यूमन वर्च्यूज हैं उसको डेवलप कराना। ठीक है, कैसे, किस चीज़ का विकसित कर, किस चीज़ की विकसित करना, जैसे कि अब ये देखो कि डिसिप्लिन होना, ठीक है, अनुशासन, और क्या होना, ह्यूमिलिटी, लव, ठीक है, विनम्रता हो गई, दया हो गई, ठीक है, आपस में भाईचारा हो गया, ब्रदरहुड की फीलिंग हो गई, ठीक है, आपस में सहयोग की फीलिंग हो गई। तो लोग आपस में लड़े नहीं, आपस में सहयोग करके चले। ठीक है, आपस में उनका भाईचारे की भावना रहे ताकि उनको अपने देशभक्ति को भी आगे वो बढ़ाएगी। ठीक है, तो भाई उनके अंदर ऐसे वर्च्यूज, उनके अंदर ऐसे गुणों को विकास, उन गुणों का विकास करना। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे आ जाएगा, साइंस, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, हर चीज़ के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा ताकि उनको भी नॉलेज हो कि अराउंड द ग्लोब, यानी कि हमारे देश में नहीं, खाली पूरे संसार में क्या चल रहा है एंड हमें उसके हिसाब से कैसे अडेप्ट होना है। उन्होंने ना नया पैटर्न दे दिया। अब भाई रिकमेंडेशन पे आ गए मेन हम। उन्होंने मेन रिकमेंडेशन में सबसे पहले हमने एम पढ़े। ठीक है, एम पढ़े जो कि 4 एम थे उनके, कि नेशनल इंटीग्रेशन की भावना, भाई नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल जो होता है देशभक्ति की भावना के बारे में बात करी हमने। ठीक है, नेक्स्ट इज हमने बात करी कि हमने अर्निंग मनी, ठीक है, कैपेसिटी बनानी उनके अंदर ताकि वो मनी अर्न कर सके, अर्न मनी। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था कि उनके अंदर ह्यूमन वर्च्यूज के बारे में बात करी हमने कि उनके अंदर ह्यूमन वर्च्यूज आ जाएं, जैसे कि दया, विनम्रता वगैरह, और क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। इन सब के बारे में हमने बात करी थी। अब आते हैं कि इन्होंने नया क्या बनाया। इन्होंने बोला कि जो माध्यमिक शिक्षा है ना वो 7 साल की होनी चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अगेन। इन्होंने बोला कि 11 से लेकर 17 साल तक के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि जो 11वीं कक्षा है ना, 11वीं कक्षा, उसको आप मिला दो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज को एंड कर दो। यानी कि इंटरमीडिएट कॉलेज कौन सा था, 11th और 12th। ठीक है, तो 11th को आप मिला दो सेकेंडरी एजुकेशन में और 12th को मिला दो आप आगे बैचलर्स के अंदर। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलेज को आप ख़त्म कर दीजिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैम इंटरमीडिएट कॉलेज क्या, समझ नहीं आया हमारे, है ना। तो इसके अंदर हमने क्या देखना है कि जो हमारा पहले वाला सिस्टम था, राइट, जो हमारा पहले वाला सिस्टम था वो क्या कहता था, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल मतलब पैटर्न है, जो हमारी एजुकेशन का पैटर्न है बेसिकली। ठीक है,
तो जो हमारा एजुकेशन का पहला वाला पैटर्न था ना, वो इससे बहुत डिफरेंट था। ठीक है, मैं आपको एक सेकेंड पे दिखाती हूँ कोई। देखो, जो इससे पहले का था, मैं कहाँ पर लिखे हम, यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ज़्यादा स्पेस है, राइट। तो यहाँ पे इससे पहले का जो हमारा पैटर्न था, उसमें सबसे पहले हमारी प्री प्राइमरी स्टेज आती थी, प्ले वगैरह आ गया, प्री प्राइमरी आ गया, फिर प्राइमरी आती थी हमारी, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा आ गई, फिर हमारे आते थे हायर एलिमेंट्री स्कूल, हायर एलिमेंट्री स्कूल आता था हमारा, फिर आता था माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी स्कूल आ गया हमारे, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स आ गए, फिर आते थे हायर सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है, फिर आते थे हमारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस, हायर इंटरमीडिएट कॉलेज, इंटरमीडिएट बोलते थे हम उसे। तो वो इंटरमीडिएट किससे बोलते थे हम, 11वीं और 12वीं कक्षा को बोलते थे, ठीक है। तो जो 11वीं और 12वीं कक्षा है, वो बोल रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट कॉलेज है ना, उसको हटा दो, 11वीं को आप मिला दो माध्यमिक शिक्षा के साथ, ठीक है, और जो हमारी 12वीं कक्षा है, आप उसको किससे मिला दो, बीए के साथ मिला दो। अब इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन थी, उसको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। किन भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। इन्होंने बोला कि जो डिग्री कोर्स है वो 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। 1 साल प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। जो स्टूडेंट्स प्री यूनिवर्सिटी पास करेंगे वही प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जा सकेंगे, ठीक है। क्या बोला, सबसे पहले तो बोला कि भाई 7 साल की होनी चाहिए हमारी माध्यमिक शिक्षा, 11 से लेकर 17 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉलेज को एंड कर दो, ठीक है। क्या करो, 11वीं कक्षा को मिला दो आप माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी स्कूल्स के साथ, और 12th को मिला दो आप बीए के साथ। इन्होंने बोला, इस कमीशन ने ना, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि जो डिग्री है वो 3 साल की होनी चाहिए, इससे पहले 4 साल की चल रही थी, तो अब 3 साल की होनी चाहिए। 1 साल प्री यूनिवर्सिटी रखो, जो लोग प्री यूनिवर्सिटी पास करेंगे, प्री यूनिवर्सिटी 1 साल का कोर्स पास करेंगे, वही आगे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जा पाएंगे, ठीक है। ताकि जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जा रहे हैं वो एकदम अव्वल दर्जे के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, एंड वहाँ से हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा मल्टीपर्पज स्कूल इस्टेब्लिश करने चाहिए, ताकि हम जो बच्चों की डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनको देख सके, ठीक है, उनको केटर कर सके। इन्होंने बोला टेक्निकल एजुकेशन, लार्ज नंबर ऑफ स्कूल शुड बी ओपनड अलॉन्ग विद सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तकनीकी जो एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं वो खुलने चाहिए, एक था अभी तो सेंट्रल के साथ, बट और भी खुलने चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई फैक्ट्रीज के आसपास खुलने चाहिए, ताकि टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा सके उन्हें, ठीक है, क्योंकि उस समय सब वर्किंग थे। फैक्ट्रीज के पास बोल रहे हैं कि आप स्कूल्स खोलिए, जहां पर उन स्कूल्स के अंदर क्या दिया जा रहा है, उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग, कि भाई ये मशीन कैसे चलती है, ठीक है, ईंट कैसे बन रही है, ठीक है, इस क्रॉप के अंदर अगर ये जा रहा है, इस फैक्ट्री के अंदर आलू जा रहा है, तो इस फैक्ट्री के अंदर आलू साफ कैसे हो रहा है, लोहा कैसे पिघल रहा है। तो उस ट्रेनिंग के स्कूल्स आप फैक्ट्रीज के पास खोलिए, ताकि आपको भी ईजी पड़े। हमें भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था वो, क्योंकि ठीक है, इंडस्ट्रियल एजुकेशन शुड बी लेवर्ड ऑन इंडस्ट्रीज टू फाइनेंस टेक्निकल एजुकेशन। ये बोल रहे हैं कि ना, ये अब इंडस्ट्री के ऊपर डालो कि भाई आप पैसे दो, ठीक है, किस चीज़ के लिए पैसे दो, स्पॉन्सर करो किसे, जो हमारी तकनीकी एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसके लिए। पब्लिक स्कूल्स भाई रिकंस्ट्रक्ट होने चाहिए आफ्टर 5 ईयर्स, हर 5 साल में। गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं उनको समान हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, को एजुकेशन एक साथ मिलनी चाहिए। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो उनको एरियाज़ में रिक्वायरमेंट है वो पढ़ाई दी जाए, ठीक है। कैसे, होम साइंस आया था, होम साइंस हम में से काफ़ी की मदर्स ने होम साइंस करी हुई है। क्यों? क्योंकि तब यही इम्पोर्टेंट माना जाता था, है ना, यही चीज़ इम्पोर्टेंट मानी जाती थी तब। अब आता है नेक्स्ट करिकुलम के अंदर। इन्होंने बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, ऑप्शनल रहेंगे, ठीक है। 7 ग्रुप्स के अंदर बांटे थे ऑप्शनल इन्होंने।
तो सबसे पहला था कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात हुई, इन्होंने बेसिकली क्या लाया था, ABC फॉर्मूला लाया था। ए हो गया क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ी जाएगी, बिसाइड्स हिंदी वन मोर इंडियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, हिंदी के अलावा एक और इंडियन लैंग्वेज, या तो वो एडवांस्ड इंग्लिश होगी जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, एलिमेंट्री इंग्लिश पढ़ाई जाएगी जिन्होंने सेकेंडरी स्टेज तक पढ़ी है, बिसाइड्स इंग्लिश अदर मॉडर्न लैंग्वेज, अगर कोई जर्मनी हो गई, फ्रेंच हो गई, वो सब भी सिखाई जाएगी। हिंदी उन लोग के लिए फॉर दोज मदर टंग इज नॉट हिंदी, जो हिंदी नहीं बोलते उनको हिंदी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट भी आता है एक इस कमीशन का कि इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था इन्होंने। ठीक है, आज भी अगर आप देखोगे, आज के टाइम पे भी अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो दे आर लुक डाउन अपॉन। क्यों, किस करिकुलम, किस सिस्टम के कारण? ये जो हमारे सिस्टम्स पहले बन गए थे, जो कमीशन बन गई थी, एंड ये नेसेसरी भी था उस टाइम के हिसाब से। क्यों नेसेसरी था? क्योंकि कम्युनिकेशन तो करना था ना हमने आउटर वर्ल्ड के साथ, और जो ब्रिटिशर्स थे वो चीज़ इस्टेब्लिश करके गए थे ऑलरेडी। ठीक है, इन्होंने बोला करिकुलम आना चाहिए जनरल साइंस का अर्थमेटिक फॉर द फर्स्ट 2 years ओनली। ठीक है, जनरल कोर्स ऑफ सोशल साइंसेस पहले 2 सालों के लिए। इन्होंने बोला कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपको आना है। वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, व्यावसायिक जो हमारे विषय हो गए उनके अंदर कुछ भी आ सकता है, कारपेंटरी, गार्डनिंग, प्रिंटिंग आ गया हमारा, एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग आ गया हमारा, कटिंग, ये सब इसके अंदर हमारा इंक्लूड हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टीचिंग मेथड्स की यहाँ पर। ठीक है, टीचिंग मेथड्स के अंदर उन्होंने बोला कि भाई बेस्ट करिकुलम भी ना, वो कब तक बेस्ट, हम बेस्ट से बेस्ट करिकुलम भी दे दें उन्हें, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है कब तक, जब तक एक राइट मेथड से ना पढ़ाया जाए। ठीक है, टीचर भी अच्छा है, करिकुलम भी बढ़िया है, बट टीचर को वो राइट करेक्ट मेथड नहीं पता कि वो अपनी बात अपने स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचाएगा या पहुंचाएगी। तो जब टीचर को नहीं पता, राइट काइंड ऑफ टीचर नहीं है, तब तक हमारा करिकुलम भी वेस्ट है। तो इसने टीचिंग मेथड के ऊपर भी बात करी। इन्होंने बोला कि ऐसे टीचिंग जो हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो क्या उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उनके अंदर वैल्यूज आए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ह्यूमन वर्च्यूज भी आपको याद हो तो एक इसका उद्देश्य था सेकेंडरी एजुकेशन का। तो इन्होंने बोला कि ह्यूमन वैल्यूज उनके अंदर डेवलप करी जाए, ऐसा टीचिंग मेथड होना चाहिए। उन्होंने बोला कि द मेथड ऑफ टीचिंग शुड हेल्प द स्टूडेंट्स फॉर द अटैचमेंट टू वर्क। जो स्टूडेंट्स का हैं उनको हेल्प करना चाहिए। एम्फसिस शिफ्ट हो गया, ठीक है, एक्टिविटी मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड होने लग गए कि भाई रेक्टिफिकेशन नहीं, अब आप सीखिए। व्यावसायिक चीज़ों के ऊपर हमारी उन्होंने इम्पोर्टेंस बढ़ा दी उसकी। ठीक है, अब भाई प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट की जाए उनके अंदर। अभी भी यही चल रहा है ना, अगर आपको याद हो तो हम एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल, ठीक है, तब भी उन्होंने यही बोला था कि इस टाइप के टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि मेथड्स ऑफ जो हैं ऐसे टीचिंग, वो स्टूडेंट्स को एक क्लियर थिंकिंग, ठीक है, सही सोच, ताकि वो अपने आप को ठीक मतलब बोलने में, इवन लिखने में भी बिल्कुल ठीक से अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ना, स्पष्ट सोच और स्पष्ट अभिव्यक्ति दोनों भाषण और लेखन में। ठीक है, आपकी स्पष्ट यानी कि क्लियर लाइन ऑफ थिंकिंग हो, जो आप सोच रहे हैं वो एकदम क्लियर हो, आपको भी क्लियर हो कि मेरे को क्या सोचना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। तो ओरेटर की तरफ भी बहुत काम हुआ था यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को गुड ओरेटर्स बनाना था। उनके अंदर हमें वर्क के लिए वर्क एथिक्स की भी बात की गई कि वो इस्टेब्लिश करने थे। कैसे कि कोऑपरेटिव वर्क, आपस में सहयोग करके वर्क करना। एसिड मेथड्स ऑफ टीचिंग्स कैसे आए, एक्सपेरिमेंटल, डेमोन्स्ट्रेट, कि ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे, क्योंकि होम साइंस को इंक्रीज बहुत ज़्यादा कर दिया था ना,
तो अगर होम साइंस में वो दिखाएंगे नहीं कि कैसे हो रहा है, अगर आप मान लीजिए बुनाई करके दिखा रहे हैं, कढ़ाई करके दिखा रहे हैं, तो वो उनको दिखाना ही पड़ेगा ना कि वो एक्चुअल में कैसे हुआ है। को करिकुलर एक्टिविटीज शुड फॉर्म दी, जो उनका इंटीग्रल पार्ट है उस एजुकेशन का होना चाहिए। इम्प्रूविंग द सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन एंड इवेल्युएशन, भैया जो हमारे परीक्षा और उनके मूल्यांकन प्रणाली है ना, उसके अंदर भी सुधार की बात करी थी उन्होंने बोला था कि जो हमारे एक्सटर्नल के जो एग्जाम है ना वो कम होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिविटी बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वो बोल रहे हैं सब्जेक्टिविटी क्या मतलब, जो हम मेमोराइज करके लिखते हैं लंबे लंबे आंसर, उसको कम करो और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को बढ़ाओ। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। ऐसा क्यों? ताकि उनको भी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो कॉन्सेप्ट की बात करें कि उनको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया और वो कितना कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में उसे रीअप्लाई कर पा रहे हैं। क्रैमिंग उन्होंने बोला, रट्टाफिकेशन, जो क्रैम कर लो, रट लो, उसको उन्होंने डिस्करेज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि रैशनल थिंकिंग को उन्होंने एनकरेज किया है यहाँ पर। तार्किक समझ, ठीक है, रैशनल थिंकिंग मतलब जो हम तर्क वाली चीजें होती हैं उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है। हर एक छात्र का सर्वांगीण प्रगति का पता चलने के लिए एक उचित स्कूल रिकॉर्ड प्रणाली बनाई गई कि उनका क्या रिपोर्ट आ रही है, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं वो, ठीक है। तो पूरा ऑल राउंड प्रोग्रेस, सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही नहीं, क्लास के बाहर भी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आता है कि जो सिस्टम है ना वो सिंबॉलिक है रेदर देन न्यूमेरिकल मेकिंग, शुड बी अडॉप्टेड फॉर इवेल्युएटिंग एंड ग्रेडिंग दी वर्क ऑफ द पीपल्स। वो बोल रहे हैं कि भाई नंबर में नहीं, नंबर सिस्टम को हटा के ग्रेड सिस्टम की बात करी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बोला ग्रेड दिए जाने चाहिए, ABCDE, ठीक है, एंड F मीन्स फेल, F मीन्स फेल, ठीक है। A मीन्स एक्सीलेंट, सबसे बढ़िया किया, B मीन्स गुड, C मीन्स फेयर एंड एवरेज, D मीन्स पुअर, E मीन्स वेरी पुअर एंड F मीन्स फेल। तो उन्होंने इवैल्यूएशन का वो बना दिया, 5 पॉइंट स्केल बनाया, E तक की बात करी थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक ही पब्लिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम होना चाहिए जब आप अपना माध्यमिक शिक्षा का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने भाई जो पास कर रहे हैं एग्जामिनेशन और कोई एडिशनल और किसी सब्जेक्ट में भी पास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, वो और किसी सब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट है वो रिजल्ट्स होगा स्कूल टेस्ट का, सब्जेक्ट एज वेल एज जो हमारे स्कूल रिकॉर्ड है पब्लिक एग्जामिनेशन के दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी, उसका भी उसके अंदर पूरा सार होगा आपके सर्टिफिकेट जो आपको अवार्ड किया जा रहा है। फिर उन्होंने ना वर्किंग आवर्स एंड वेकेशन की बात करी, तो उन्होंने बोला कि एक स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रही है ना वो ना जो वर्किंग डेज हैं वो 200 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 35 एक वीक में 35 क्लास तो लें वो, 7 डेज में 35 क्लासेस तो वो लें जिसका एक 45 मिनट की क्लास हो, ठीक है। अगर आप देखिए तो 8 क्लासेस हम ले रहे हैं, ठीक है, करेंटली एक डे में 8 क्लासेस ले रहे हैं तो 56 हो गया, ठीक है। 4 बिफोर इंटरवल, 4 आफ्टर इंटरवल होती है ना, तो 56 क्लासेस हो रही हैं लगभग अभी वीक में करंटली। पर उन्होंने क्या बोला, वीक में कितनी होनी चाहिए, 35 एटलीस्ट होनी चाहिए, कम से कम 35 क्लासेस तो होनी चाहिए, जिनमें से एक दिन आप हाफ डे रखें व्हेन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इनफॉर्मली, मतलब कि इनफॉर्मल तरीके से मिले और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई गेम स्पोर्ट्स इसमें इसके ऊपर काम कर रहे हैं, या किसी सोशल प्रोजेक्ट यानी कि जैसे कि पेड़ लगा रहे हैं, ऐसे इनके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। समर वेकेशन होनी चाहिए 2 मंथ्स की, 10 से 15 दिन का पीरियड मतलब होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए 10 से 15 दिन का। और इन्होंने बोला कि जो ये सेकेंडरी एजुकेशन की कमीशन थी ना, इसे बोला ये तो टीचर्स की बाइबल है, ठीक है, ये तो टीचर्स के लिए बाइबल है जो हमारे आगे आने वाले जो एजुकेशन है इंडिया के अंदर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी।
नेक्स्ट आता है हमारा मेरिट्स ऑफ द कमीशन। हमारे जो थे कमीशन, उसके क्या क्या मेरिट्स थे, हमें क्या क्या फायदे हुए। सबसे पहले कि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की बात करी उन्होंने, कि हमें एक्टिविटी प्रोजेक्ट के थ्रू उन्हें सिखाना है हमारे स्टूडेंट्स को। उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस डाला कि भाई जो हमारा एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, उसकी एजुकेशन भी देना ज़रूरी है। फैक्ट्री से रिलेटेड भी एजुकेशन बोला, चाइल्ड जो बच्चा है उस पे सेंटर्ड बोला। एजुकेशन सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे उसके बारे में बात करा। टीचर्स की सैलरी पोजीशन के बारे में बात करी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करी, ठीक है, मल्टीपर्पज़ स्कूल की बात करी, टेक्निकल स्कूल्स की भी बात करी, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के पास में। डीमेरिट्स क्या थे कि भाई जल्दी जल्दी में दे दिए, तो प्रॉब्लम्स थे इसमें स्टिल। इन्होंने बोला कि भाई कोई इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करी, कि उनका जो टीचर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि उनको कैसे, उनके पैसे कैसे, उनकी सैलरी कैसे बढ़ सकती है, उनका सोशल स्टेटस, जो समाज में उनका स्टेटस है वो कैसे बढ़ सकता है। विमेन एजुकेशन, स्पेसिफिकली विमेन एजुकेशन के लिए कोई खास सजेशन नहीं थे, बस होम साइंस वाली बात थी उन्होंने। और स्टिल मैंने आपको बताया था कि इसका एक डीमेरिट है कि स्टिल उन्होंने इंग्लिश के ऊपर स्ट्रेस दिया था। यहां हमारी खत्म होती है पहली कमीशन, जो कि है मुदालियर कमीशन। सिंस कोठारी कमीशन हमारी थोड़ी बड़ी है, तो हम कोठारी कमीशन की जगह पे आज एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, निष्ठा, एंड देन उसके बाद हम कल कोठारी कमीशन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी यूनिट 5 से हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी, हम उससे सब चीज़ें कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी शुरू करने वाले हैं यूनिट 4, ठीक है। सो आइए देखते हैं निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड एंड टीचर्स। ये क्या कहता है, क्या इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो निष्ठा भी ना 3 फेसेस में आया था, ठीक है। तो पहला निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0 और निष्ठा 3.0, जिसको हम निपुण भी कहते हैं। तो हम उसके बारे में देखेंगे, अगर टाइम मिला तो हम उसकी वेबसाइट को भी एक बार देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निष्ठा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है निष्ठा की? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, कि उनका पूरा तरीके से कैसे एडवांसमेंट होगा। और ये किस पे ले रहे हैं, ये सब जो ट्रेनिंग वगैरह लेंगे उनके एडवांसमेंट के लिए, ये किस पे लेंगे? दीक्षा पोर्टल के ऊपर लेंगे। याद है आपको दीक्षा पोर्टल? आई होप सबको याद हो, हमने दीक्षा के बारे में भी पढ़ा है। सो निष्ठा ऑन दीक्षा, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है कि जो हमारे टीचर्स हैं ना, वो हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर को आकार देती है, शेप देती है। देयरफॉर, ठीक है, हेंस वो क्या है, हमारे नेशन, जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ द नेशन, हमारे देश का जो फ्यूचर है उसको भी आकार दे रही है, ठीक है। तो जो टीचर्स हैं उनका जो मोटिवेशन है, उनका जो एम्पावरमेंट है, वो रिक्वायर्ड है बेस्ट पॉसिबल वे में हमारे देश के लिए और हमारे छात्रों के लिए। तो एनईपी के रिकमेंडेशन के अनुसार हर टीचर, हर हेड टीचर, एवरी टीचर, सारी टीचर प्लस हेड टीचर, ठीक है, उनको एटलीस्ट 50 घंटे हर साल, ठीक है, 50 घंटे कुछ नहीं होते, बट उन्हें कम से कम 50 घंटे हर साल किस में लगाने हैं? सीपीडी में, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए लगाने हैं। ये देखिए, निरंतर पेशेवर विकास, अपने प्रोफेशन के विकास के लिए आपको लगाने हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर चलने वाला, जो आपका विकास निरंतर चलता रहे उसके लिए है ये सीपीडी, ठीक है। कम से कम 50 घंटे एक वर्ष के अंदर, ठीक है।
और वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आप अपने डेवलपमेंट के लिए करते हो, आपके अपने इंटरेस्ट के लिए करते हो, कि आप अपने विकास अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हो। ठीक है, जो CPD अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जो लेटेस्ट पेडागोजीज हैं, जो हमारे लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स हैं, पेडागोजी है, मतलब पढ़ाने का तरीका, ठीक है, किस किस को लेकर कि भाई फाउंडेशन लिटरेसी क्या है, फॉर्मेटिव एंड अडेप्टिव असेसमेंट क्या है, लर्निंग आउटकम्स के, हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या है, और बहुत सारी उसके लिए। ठीक है, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, कि बच्चों को कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है उससे। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, आर्ट्स इंटीग्रेटेड क्या है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड क्या है, स्टोरी टेलिंग के बारे में, स्टोरी टेलिंग बेस्ड एजुकेशन एंड लिटरेसी क्या है। तो ये सब के बारे में जो नए नए पेडागोजीज आ रहे हैं, नए नए टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं, उनके बारे में उनको सिखाता है। ठीक है, अगर आप इसका सिर्फ फुल फॉर्म भी कर जाएंगे ना निष्ठा का अच्छे से, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैसे? बहुत इजी है ना निष्ठा, कि भाई स्कूल जो हेड्स हैं एंड टीचर्स हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए जो कुछ हो रहा है, ठीक है, वो किसके अंडर आ रहा है, निष्ठा के अंडर आ रहा है, कि उनको नए नए पेडागोजीज कैसे हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई इस विजन जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है, इसको जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ कोलैबोरेशन, इन्होंने इन बॉडीज़ के अंदर रह के ये इनिशिएटिव निकाला है। किस चीज़ का इनिशिएटिव निकाला है? ताकि हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। किन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके? हमारे स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हेड टीचर्स, इनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके कि आपके ये डिफरेंट स्टेजेस हैं एंड आप कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि भाई निष्ठा 1.0 है हमारा एलिमेंट्री लेवल वाला। ठीक है, ये निष्ठा 2.0 है हमारा सेकेंडरी माध्यमिक वाला, और निष्ठा 3.0 जिसको हम बोल रहे हैं निपुण भारत, ये अभी आया है हमारा, निपुण भारत आया है हमारा अभी अभी, जिसको हम बोल रहे हैं निष्ठा 3.0। ये बेसिकली किस लिए हमें याद रखना है? ये बेसिकली हमारे जो टीचर्स हैं उनके एडवांसमेंट की बात करता है, कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई देखो एलिमेंट्री लेवल के अंदर ना ये फेस टू फेस लेवल के बारे में बात करता है। इसके अंदर 120 नेशनल रिसोर्स ग्रुप्स हैं। NRG मतलब जो नेशनल ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर इतने सारा कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, 23,500 SRGs हैं, जिसमें 34 स्टेट्स और UTs भी हैं, यानी कि 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी हैं। 17.5 लाख टीचर्स इन स्कूल हेड्स हैं, जिसके अंदर आके वो सीखते हैं अक्रॉस 17 स्टेट्स। कम से कम ये जो 17.5 लाख टीचर्स और हेड हैं जो हमारे, वो 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। ठीक है, तो निष्ठा एलिमेंट्री लेवल भी 2 भागों में बढ़ती हुई है, अगर आपको दिख रहा हो तो। एक तो फेस टू फेस वाली, एक ऑनलाइन वाली। ऑनलाइन वाली वो कैसे ले पा रहे हैं? ठीक है, दीक्षा के थ्रू लेते हैं वो अपनी क्लासेस को। तो 18 ऑनलाइन कोर्सेज हैं इसके अंदर, 11 लैंग्वेजेस के अंदर हैं। ठीक है, 8 ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री MOD एंड MOTA हो गया, उसके अंदर 24 लाख टीचर और हेड, स्कूल हेड्स इसके अंडर कवर होते हैं, जो किस पे है? प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, प्राथमिक लेवल की जो बात हो रही है उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे माध्यमिक जो लेवल आ गया उसका। ठीक है, तो ऑनलाइन में इसमें क्या है भाई, कह रहे हैं 12 तो जेनरिक मतलब जनरल कोई भी ले सकता है, और एक पेडागोजी का कोर्स है स्पेशल, कि आपको कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करने हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, कौन सी सिचुएशन में उनका इस्तेमाल करना है। 33 इसके अंदर स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और कितने लैंग्वेजेस में है? 10 लैंग्वेजेस में ये कोर्स है। अगेन 8 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसमें इसका टारगेट क्या है? 10 लाख टीचर। ठीक है, कि 10 लाख टीचर एनरोल हुए और यहाँ पे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ट्रेनिंग ले पाए। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट निष्ठा फॉर निपुण भारत। ठीक है, निष्ठा फॉर निपुण भारत हम कह सकते हैं यहाँ पर।
तो इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, ये भी दो भागों में डिवाइडेड है, एक तो है हमारा FLN और एक है ECCE, ठीक है। ECCE हमारा जो है ये निपुण भारत के अंदर, ECCE का मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो बिल्कुल अर्ली वाला होता है, शुरू वाला अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें हम अपने वो भी खोलते हैं कि आप आओ बच्चों को छोड़ जाओ थोड़ी देर, राइट। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, छोटे वाले, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं, 6 ऑनलाइन कोर्स हैं हमारे, 36 हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, 2 लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाते हैं, 5 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और इनका टारगेट क्या है हमारा 25 लाख टीचर्स का, ठीक है। अब जो हमारे FLN हो गए हमारे, यानी कि जो 5वीं कक्षा तक हो गए हमारे, उसके अंदर क्या होता है हमारा 12 ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिसके अंदर हमारी 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, 11 लैंग्वेजेस के अंदर वो सिखा रहे हैं और इनका टारगेट क्या है हमारा 25 लाख टीचर्स का इनका टारगेट है कि वो एनरोल हों इसके अंदर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मेन इसका क्या है कि ये 3 भागों में डिवाइडेड है, निष्ठा 1.0 एलिमेंट्री, निष्ठा 2.0 हमारा सेकेंडरी वाला माध्यमिक और निष्ठा 3.0 निपुण भारत, ठीक है। निष्ठा का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक, उनका पूर्ण रूप से एडवांसमेंट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अगेन इससे आते हैं क्वेश्चंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू ऑल, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं कोठारी कमीशन एंड उसके बाद हमारा यूनिट 5 में अगर कुछ रह जाएगा तो वो हम कवर कर लेंगे, बट मेन हमने हमने जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा ही कवर किया है, ताकि अगर आसपास के टॉपिक को भी कुछ टच करता है तो वो हमें पता हो। Okay, thank you all. Thank you for joining.